हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। और दोस्तों, आज स्वागत है कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का जो 2023 में आगामी परीक्षा देने वाले हैं और समय आ चुका है। और आपकी इस तैयारी में और बढ़ोतरी करने के लिए हम लेकर आए हैं ये तिरंगा सीरीज, जिसमें मैं आपको कराता हूं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था इससे पहले भी 2 लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि 20 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। और अगर हम ये एमसीक्यूज को भी अच्छे से तैयार कर लें, बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। समझ में आगे बात या नहीं? यानी कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और मात्र आपको 50 नंबर 50 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करनी है। जो बच्चे केवल पास होने के मकसद से हमारे इस चैनल पर आए हैं बेटा जी, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका हमने यहाँ पर बनाया है आप सभी बच्चों के लिए। और उम्मीद है आपको ये 20 मार्क्स की सीरीज हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए तो बात करते हैं आज के बारे में। इससे पहले मैंने लाइट के बारे में आपको बता दिया था, प्रकाश बता दिया था, परावर्तन अपवर्तन बता दिए थे, प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन करा दिए थे। अब बेटा जी आगे की सीरीज को मैं स्टार्ट करते हुए एक नया चैप्टर में लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं, हालांकि आपने पूरे साल में बहुत अच्छे से स्टडी की होगी ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं, ठीक है। तो बेटा जी अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर कि चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, यानी किसी भी वस्तु के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाता है। देखो सीधी सी बात यह है क्या कि जब भी किसी चालक ऑब्जेक्ट में, चालक में कोई भी धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के प्रवाह के कारण, है ना, फ्लोटिंग ऑफ करंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के साथ साथ ही चालक से संबंधित क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो 0 था, अब उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर इतनी बात? यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, हाँ ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इससे आगे की बात अगर मैं आपसे बोलूं क्या, देखिए जरा इस क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर ही बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टडी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में 2 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगी आपको कि चुंबक के बारे में। एक तो चुंबक के प्रभाव पढ़ा जाता है पार्टिकल के बारे में, कण के बारे में, और दूसरा पूछा जाता है, ये तो हो गया आपका पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है तार, जिसको आप बोलते हैं वायर। अब जो मैं आपसे पूछूंगा उस बात का सीधे सीधे जवाब देना। देखो अगर मैं कण की बात करूं तो कण में क्या होता है बेटा जी, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है m, है ना, और क्या होता है इसमें चार्ज होता है, यानी कि आवेश होता है q। ये आवेश हो जाता है और ये द्रव्यमान हो जाता है। समझ गए बात या नहीं? ठीक है। ऐसी तार के अंदर क्या होती है, बोलो, लंबाई होती है लेंथ l, है ना, और क्या हो जाता है, तार में धारा हो जाती है I, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक वेग भी हो जाता है, वेलोसिटी v। भाई जो भागने दौड़ने का गतिमान कौन होगा, देखो द्रव्यमान, आवेश और गतिमान कौन होगा, कण होगा। तार तो नहीं हो सकता भाई, तार तो गति नहीं कर सकता है ना, आवेश आ सकता है एक बार को। चलिए दूसरी बात अगर मैं बोलूं आप लोगों से क्या, कि तार के अंदर क्या होती है, लंबाई होती है, और तार में क्या बह जाती है, धारा बह जाती है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। सवाल में कई बार पूछा गया कि बताइए 1 एम्पियर क्या होता है, फिर दोबारा सुनेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है। ऐसे सवाल एग्जाम में रखे मिलेंगे, याद रखना। या तो 1 एम्पियर पूछ ले बेटा जी, या 1 वोल्ट पूछ ले, समझ में आगे बात या नहीं, या 1 कूलाम पूछ ले, या 1 वाट पूछ ले। ये एक वाले सवाल जरूर आएंगे, तो इनकी मैं तरीका आपको बता देता हूं। देखो अब 2 पॉइंट यहां पर बन गए हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया कि अगर कण के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तार के ऊपर क्या लगाना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और इनकी डेफिनेशन कैसे कैसे आप बताएंगे। ये 3 कंसेप्ट आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलिए तीनों को मैं आपको सामने क्लियर करता हूं, फिर इसके बाद एमसीक्यू करने स्टार्ट करेंगे। देखना जरा, अगर मैं बात करूं कण के बारे में, तो देखो जब किसी भी क्षेत्र में
जब किसी भी चालक के ऊपर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सबसे पहले वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र वहां पर बल लगाता है और उस बल को कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो यानी तार कण के ऊपर जब भी फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल जो लगेगा वो क्या होगा बेटा जी, F बराबर Q है V है, यानी B Q V साइन थीटा। इसका न्यूटन ही रहता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? इसका न्यूटन हो जाता है और बी का हो जाता है टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये कूलाम, ये वेलोसिटी और ये रेडियन होता है, ये एंगल। तो कण के ऊपर अगर लगने वाला बल आपसे पूछा जाए तो F बराबर क्या बनेगा, बी क्यू बी साइन थीटा। लेकिन अगर तार के बारे में यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसमें तो क्यू बी की जगह क्या होंगे, आई एल, तो F बराबर क्या बनेगा, बी आई एल साइन थीटा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? ये न्यूटन हो जाता है और ये टेस्ला हो जाता है। इतनी बात याद रहेगी सभी को। चलो ये दोनों पॉइंट याद रखना, कण है तो F बराबर बी क्यू बी और तार है तो F बराबर बी आई एल। अब एक पर आ जाते हैं, देखो जिसका भी फॉर्मूला पूछा जा रहा है, सॉरी जिसका भी नाम पीछे आ रहा है, एक तो छोड़ दो, ये तो यूनिट हो गया, बाकी जो पीछे नाम जुड़ा हुआ उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और उस फॉर्मूले में जितनी भी आपने ऑब्जेक्ट्स डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में जो भी क्वांटिटी ली है उसको 1 1 आप मान सकते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे वाट, वाट किसका मात्रक है, पावर का, तो P बराबर क्या होता है बोलो, W/T। अगर मैं P को कह दूं 1 वाट तो W को क्या लेना पड़ेगा, 1 जूल, और T को क्या लेना पड़ेगा बोलो, 1 सेकंड। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति कितनी हो जाती है, 1 वाट हो जाती है। क्लियर है बात? चलो एम्पियर किसका मात्रक होता है, I का, और I बराबर क्या होता है, Q/T। अगर मैं बोलूं I की जगह क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया, Q की जगह क्या आएगा, 1 कूलाम, और T की जगह क्या आएगा, 1 सेकंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या बनाएंगे डेफिनेशन, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो तो उस तार में बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। वोल्ट आ जाओ, V बराबर क्या होता है बोलो, W/Q। क्लियर बात समझ में आ रही है? V को क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट, और W को 1 जूल, और Q को 1 कूलाम। क्लियर बात समझ में आई? यानी 1 कूलाम आवेश पर किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसका जो विभव होगा या विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे आप Q का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Q बराबर I/T से। इसकी डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं। क्लियर है? यहां तक में दिक्कत किसी को? क्लियर बात समझ में आ गई? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए बेटा जी, अब ज्यादा समय गवाते हो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जरा कुछ एमसीक्यूज में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे एक एक पॉइंट, और बाकी कोई अगर कहीं पर अटक जाए तो वीडियो को दोबारा देख सकता है ना बेटा, क्योंकि मुझे इसी वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करने हैं, कुछ डाउट्स भी क्लियर करने हैं, है ना, जो अक्सर इस चैप्टर में आते हैं। इससे अलग कोई किसी का डाउट होगा तो वो कमेंट कर देगा या डायरेक्ट वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, वहां पर बात कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया, देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I है और लंबाई कितनी है, लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो F बराबर सीधा सीधा मैंने आपको बताया, F बराबर क्या होता है बेटा जी, BI/L हो जाता है। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या होगा, C सही होगा। क्लियर है? नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखिए 2 में क्या बोला गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखे L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण बताइए। ये भी सीधा सीधा C है, F बराबर BI/L। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखिए 3 में क्या पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वेबर पर मीटर बिल्कुल नहीं होता है, वेबर भी नहीं होता है क्योंकि वेबर फ्लक्स का होता है, ऑस्टेड मिनट टेस्ला हो जाता है। मैंने अभी भी आपको बताया B टेस्ला। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं और आपको अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी में से। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये आपको क्लास में कहां पढ़ाया गया था, है ना, क्योंकि मुझसे तो थ्योरी आप लोग पढ़े नहीं हो, है ना। आपको और मेरा मिलना तो बहुत देरी से हुआ है ना। अब काश हम पहले मिल जाते। इसको सोचने के बजाय जो मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान दें बस,
समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, जितना करा रहा हूं ना बेटा जी उससे बहुत जबरदस्त तरीके से आपका एग्जाम जाएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ठीक है, कम समय में और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए मैं यहां पर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक, चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने है। और 4 में क्या बोला गया देखना जरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, यानी बी का मात्रक आपको बताना है और सारे मात्रक न्यूटन और एम्पियर में है। यानी अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि एफ बराबर क्या होता है बताना जरा, भाई बी आई एल साइन थीटा होता है, लेकिन उसने बी के लिए आपसे पूछा है, यानी एफ के बटे में ले जाए सारी चीजें, आइए साइन थीटा का तो कोई होता ही नहीं है यूनिट। अब देखो बी एफ का क्या आ गया न्यूटन और आई का क्या आ गया बोलो एम्पियर, एल का क्या आ गया बोलो मीटर। तो यानी यहां कहने का मतलब ये क्या बनेगा न्यूटन, एम्पियर को ऊपर ले आओ आप, ऊपर जाके -1 और मीटर की पावर ऊपर जाके -1, यानी कि यूनिट क्या बन गई आपकी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2012 और 13 में पूछा गया दोनों साल लगातार, और बी आपका आंसर यहां से हो जाता है और आंसर हो जाता है क्या न्यूटन इंटू मीटर की पावर -1 और एम्पियर की पावर -1। क्लियर है बेटा जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आपके सामने स्क्रीन पर नंबर 5 में, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। फिर दोबारा सुन लें, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। वेबर इंटू मीटर बिल्कुल है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, गोस भी है, टेस्ला भी है। न्यूटन एम्पियर मीटर एम्पियर की पावर -2 नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बेटा जी, है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसको रीडिंग आपकी एकदम फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, है ना, जिससे माइंड वहीं क्लिक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर मीटर की पावर -1, वेबर मीटर स्क्वायर नहीं जी, वेबर भी नहीं है क्योंकि वेबर मैंने आपको फ्लक्स का बताया था। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बचा। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और कहां से होता है देखो, फाई बराबर क्या होता है बी इंटू ए होता है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक है टेस्ला, समझ गए। और ये फ्लक्स है, क्या है ये फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है अगर मैं बोलूं वेबर। अगर यहां से आप बी का मात्रक निकालें तो ए को नीचे ले जाना पड़ेगा, फाई अपन क्या बनेगा ए बनेगा, यानी ऊपर क्या आ गया बोलो वेबर और नीचे क्या आ गया मीटर स्क्वायर, यानी कि ऊपर अगर आप ले जाएंगे तो वेबर इंटू मीटर की पावर -2, और यही आपका क्या हो जाता है बेटा जी आंसर हो जाता है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाता है बी सही एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ध्यान से क्या बोला गया, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखो जी याद रखना, जब भी कोई आवेशित कण गतिमान होता है ना, जब भी कोई आवेशित कण गतिमान होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 4 ऑप्शन भी जिसके नजर आ रहे होंगे। लेकिन एक बात अपने माइंड में सेट कर लेना कि जब भी कोई पार्टिकल रखा चल पड़ेगा, गतिमान होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। समझ में आ गई, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं, क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए तो यानी इसका अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाता है सी, दोनों के दोनों उत्पन्न करेगा, है ना बात क्लियर? भाई समझ में आ रही है ना बात सभी को? चलो इतनी बात क्लियर है, चलिए जी बढ़िया एकदम। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 8 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या बोला गया, अनंत लंबाई के द्विध्रुव रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो बताइए क्या सूत्र बनेगा, अनंत लंबाई के द्विध्रुव धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अगर चुंबकीय क्षेत्र का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो याद रखना μ0/2 पाई × I/R होता है। क्लियर है बात या नहीं? तो 8वें का क्या बन जाता है आंसर, यहां से आपका बी बन जाता है ना, और μ0/2 पाई क्लियर हो गया, ये याद रखेंगे आप। लेकिन अगर किसी कुंडली के बीच में पूछ लिया जाए तो याद रखना यही फॉर्मूला बन जाता है, b बराबर μ0/2 I/R। यहां पर पाई नहीं आएगा, याद रखना। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर अगर आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर बेटा याद रखना पाई नहीं आएगा। और अनंत लंबाई के तार के कारण अगर पूछे तो याद रखना क्या लिखेंगे आप, वहां पर पाई आ जाएगा, μ0/2 पाई × I/R। क्लियर बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलिए ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव, चुंबकीय बल रेखाएं, अब आपको बताना है कि चुंबकीय बल रेखाओं से रिलेटेड कौन सा सही होगा। सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं, है ना। सी सही है भैया जी, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब कई बार 1-2 नंबर में इसका रीजन पूछ लिया जाता है कि बताइए बेटा जी क्यों नहीं काटती आपस में, है ना। तो देखो यहाँ एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लें, क्या कि देखो जैसे कि अगर मैं बोलूं मान ली एक रेखा ये जा रही है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 रेखाएं आपस में कट गई, ये चली गई। क्लियर है, मैं आपको रीजन बता रहा हूं इस बात का, क्वेश्चन नंबर 9 का, कि क्यों आपस में नहीं काटती हैं। मैंने मान लिया कि काट दिया, है ना। चलो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं बेटा जी, तो इस पॉइंट पर दिशा क्या बनेगी, एक ही दिशा है आगे को, यहां पर बताओ एक ही दिशा है आगे को, यहां भी एक ही दिशा है आगे को। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूं, ज्वाइंट पॉइंट, जहां पर दोनों की दोनों लाइंस ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया ईच अदर, है ना। तो इस पॉइंट पर देखो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये बन गई और एक डायरेक्शन ये बन गई, जो कि असंभव है चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित जितने भी कण होंगे सभी की एक ही दिशा होगी, एक कण की एक दिशा होगी, यह बात याद रखना। एक कण की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं किसी पर बिंदु पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्लियर है बाबा, चले जरा, बाबा बोला मैंने, है ना। चलो नंबर 10 क्वेश्चन क्या बोला गया, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल है, इनके बीच सही संबंध होता है बताइए। तो 10th को पूछा है भाई, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है, सही तो ये है। अब मैच करना है कि तुम्हारे में से कौन सा मैच होता है। पहला ही मैच हो रहा है, बी को अगर आप निकालोगे तो फाई के नीचे आ जाएगा, तो बी बराबर क्या बनेगा बोलो, फाई अपॉन ए, पहले ही करेक्ट हो जाता है, बाकी तो कोई मिलेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जनित्र कहते हैं भैया जी। सही नाम जनरेटर है, सॉरी जनित्र सही नाम है, जनरेटर बिगड़ा हुआ नाम है। जैसे तुम लोगों का नाम घर में कुछ और होता होगा, और अपने पंटर यार दोस्तों में जब आप किसी चौपले तिराहे पर खड़े होते होंगे तो वहां तुम्हारा नाम कोई दूसरा हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसे जनरेटर के साथ भी घटनाएं घटित हुई हैं, है ना। चलिए जी, क्लियर है। नंबर 12 पर आ जाता है, देखें जरा जल्दी जल्दी देखें थोड़ा सा। 12th में क्या बोला गया, 12th में बोला गया एसी तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, डीसी मोटर में स्थायी चुंबक। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में सेम होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र में सर्पी वाला होता है, डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। हाँ जी, ये डी वाला सही है, इसका डी वाला सही है। इसमें क्या होता है, द्विक परिवर्तन होता है, याद रखना, एकदम से कन्वर्ट होती है डायरेक्शन। ठीक है, नंबर 13 पर आ जाते हैं, देखें क्या बोला गया 13 में, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। बल की दिशा आपको निकालनी है, एफ की दिशा। अब देखो एक बात याद रखना, आपको एक नाम जरूर पता होगा, फेसबुक, और फेसबुक का शॉर्ट नेम क्या होता है, एफबी। होता है कि नहीं होता है, ये मेरा फंडा है और मेरा ही कंसेप्ट है, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लिख लेना इस बात को, गारंटी कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब ये पढ़ता था ना, तो मैं सबसे ज्यादा जो मिक्स होता था वो दोनों में होता था, डायरेक्शन में, 10th में। तो एक दिन मैं आराम से धूप में बैठा था अपनी दादी के पास, तो मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कैसे उंगलियों को घुमाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैं सही बात बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि जो फंडा मैं इसके लिए आपको बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। समय कोई कॉपी कट कर देता है, बात अलग है। ठीक, देखो क्या तरीका है बेटा, मैं आपको बताऊं, कभी जिंदगी में डायरेक्शन निकालनी भूलोगे नहीं, याद रखना। समझ में आ रही बात या नहीं। अब देखो कहने का मतलब ये है क्या, देखो सीधी सी बात ये है, आप फेसबुक तो एफबी तो आपको याद रहेगा, इधर आ जाओ, देखो लेफ्ट में कौन है, अब देखो एफ बी, दो बातें याद रखेंगे, एफ बी। भाई इस हैंड पर कौन है, एफ लिखा हुआ है ना, लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा हुआ है, एफ, और राइट हैंड पे कौन लिखा हुआ है, बी। अब यहां से एक बात याद रखेंगे कि दोनों ही डायरेक्शन कैसी है, ये वेक्टर है। भाई एफ बी वेक्टर है और बी बी वेक्टर है, आई बात समझ में नहीं, तो दोनों की दिशा निकालनी पड़ेगी। और याद रखना फ्लेमिंग ने इसके लिए 2 नियम दिए हैं, एक को कहते हैं बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ पर कौन लिखा हुआ है, सॉरी दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ पर कौन लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है ना। और बाएं हाथ का नियम यानी सीधे हाथ का नियम और उल्टे हाथ का नियम, एफ बी। याद रखेंगे इससे एफ निकलेगा, उल्टे हाथ से किसकी डायरेक्शन निकालेंगे, एफ की, और सीधे हाथ से किसकी डायरेक्शन निकालेंगे, बी की डायरेक्शन निकालेंगे। समझ में आ गई बात। अब तो कभी भूलने वाली नहीं हूं कि किस हैंड से किसकी डायरेक्शन निकलेगी, एफ
बी। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देखना जरा, देखें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा क्या गया है। 13 में पूछा गया है कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां से क्या ऑप्शन हो जाता है, मैक्सवेल का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम। ये लो जी, सी आंसर इसका हो जाता है। अब किसी भी तरीके से भूलना नहीं है, ठीक है। नंबर 14 पर आ जाते हैं, देखिएगा 14 में क्या बोला गया, किसी लंबी धारावाहिक परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखो परिनलिका के भीतर, परिनलिका क्या होता है, ये पाइप है, इस पाइप पर आपने कॉपर का तार घुमाया, घुमाते 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 यहां तक ले आए। अब इस परिनलिका ऊपर ने निकाल लिया, तार कैसा रहा, गोल वलयानुकार, ठीक है, ठीक समझ में आ गई बात। और यही क्या होता है आपका परिनलिका होता है। और परिनलिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, एक जैसा होता है। क्लियर रहेगी बात। तो यानी इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है, मध्य में सबसे कम, सिरों पर सबसे अधिक, सभी बिंदु पर 108, सी आंसर हो जाता है। क्लियर रहेगी बात। नंबर 15 पर आ जाते हैं, देखें जरा 15 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15 में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, इलेक्ट्रिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, डायनामो करता है, जनरेटर यानी, ठीक है। 16 पर आ जाते हैं, देखिए जरा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मोटर क्या काम करता है, देखो जरा मोटर हमको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, लेकिन कहां से देता है, देखो जरा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक केमिकल तो मिलाते नहीं है, ध्वनि की कोई बात ही नहीं है। 80 सही है इसका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मोटर, याद रखना। 17 देखें जरा, इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहां पर आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन मकसद आपको समझाना है, क्वेश्चन तो आपको और जगह में मिल जाएंगे, है ना। चले नेक्स्ट आ जाता है 17, डायनामो उत्पन्न करता है। अब डायनामो यानी कि जनरेटर क्या उत्पन्न करता है ये बताना है। आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत वाहक बल। अब इसमें एम्पियर नहीं लिखा हुआ है, करंट। अगर वैद्युत धारा होती तो वैद्युत धारा पर टिक लगाते, लेकिन वैद्युत धारा नहीं है तो किस पर टिक लगाएंगे, याद रखना विद्युत वाहक बल पर टिक लगेगा। और बी आपका ऑप्शन हो जाता है सही, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल इसका आंसर बनेगा, ठीक है बेटा जी। चले नेक्स्ट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 18, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, देखना जरा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए हैं, बताना जल्दी से। फैराडे चचा ने दिए हैं, याद रखेंगे आप, किसने दिए हैं, फैराडे ने दिए हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ बात आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं सारे एमसीक्यू को, एंड में वीडियो को देख करके जाएंगे, लास्ट में जो मैं दूंगा आपको, ठीक है। और ये याद रखना, ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें ये ना पूछा गया हो फैराडे के बारे में। आप ऐसा समझ लो कि जितनी भी पूरी बारात है ना, इसमें दूल्हा फैराडे है, ठीक है। सब जगह सबकी निगाहें कहां रहती हैं, दूल्हे और दुल्हन पर। तो दूल्हा कौन है, याद रखना फैराडे है। चले देखें जरा, नंबर 19 पर आ जाते हैं। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो याद रखना प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ए ऑप्शन, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है। नंबर 20 पर आ जाते हैं, देखें जरा क्या बोला गया 20 में। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, जब प्रोटॉन किसी गतिमान विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित करेगा, एंटर करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो सदिश राशियां होंगी उन पर यहां पर इफेक्ट पड़ेगा। द्रव्यमान, चाल को छोड़ दो, वेग और संवेग, सी भी सही है और डी भी सही है, इन दोनों में चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया, तांबे के तार के आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ के बारे में बात चल रही है। तो याद रखना हर एक हाफ के बाद, आधे के बाद क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब बेटा जी देखो आगे की मैं आगे बात बताता हूं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे आप 10th के लिए, 10th यूपी बोर्ड के लिए।
और क्या क्वेश्चन है, देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भैया, कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में कितने नियम दिए और इनके बारे में बताइए। तो सीधे सीधे दो नियम हैं, एक तो नियम नंबर 1 है और एक नियम नंबर 2 है। क्लियर है? चलिए आओ बात करते हैं दोनों नियमों के बारे में। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, मैं सीधा सीधा पहले आपको बताता हूं कि घटना है क्या। देखो, जब भी आप किसी लोह निर्मित यानी कि चालक, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, यानी कि लोह निर्मित या चालक संबंधी किसी भी वस्तु के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन करते हैं। डेल्टा बी का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन करते हैं। और मुझको पता है फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। अगर बी में चेंज होगा तो क्यू में, फाई में भी होगा, फाई में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और फ्लक्स में परिवर्तन करने से चालक में एक प्रेरित धारा यानी कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा बहने लगती है, जिसको क्या कहते हैं, यहां पर एक ईएमएफ आ जाता है। और इस ईएमएफ से क्या निकलेगी, प्रेरित धारा। ठीक है, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, जो अपने आप उत्पन्न होती है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रेरणा से उत्पन्न होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, प्रेरित धारा रख दिया। ठीक है बेटा जी, चलो स्क्रीन बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है। देखें जरा, अब पहले नियम में क्या बताया गया, क्या कि चालक में उत्पन्न, अब यहां पर याद रखना क्या, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, याद रखना फ्लक्स में, मैं बता भी दूंगा आपको कैसे याद रखनी है, फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये बेटा जी, ये जो ई है ना, ये क्या होगा, देखो फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि डेल्टा फाई, ऋणात्मक यानी कि माइनस, और दर का मतलब क्या हो गया, जब भी किसी की आपको दर निकालनी हो तो क्या कर देते हैं, आप टी से भाग कर देते हैं। समझ में आ गई? तो इस समय से भाग कर दो तो दर आ जाएगी, और यहां पर लगाए गए फेरों की संख्या से भी आप गुणा कर सकते हैं एन से, जितने भी फेरे उसके ऊपर लगाए जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक बात और याद रखना, जब भी किसी न्यूमेरिकल में दे दिया जाए कि तार के 50 फेरे हैं, यानी एन की वैल्यू दे दी गई, तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो, चाहे बी का हो, चाहे केंद्र वाला हो, चाहे अनंत लंबाई तार के कारण हो, उसके आगे एन की गुणा जरूर कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया, ई बराबर क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। और दूसरी बात क्या बताई, क्या इस सारे प्रोसेस से उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। क्लियर बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, यानी प्रेरित धारा जो होगी वो सदैव उसका विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न होगी। क्लियर इतनी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी 21 एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, समझ में आ गई बात, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक जरूर लिख दें। जो भी टॉपिक आपको 10th 12th का समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए मुझ पर और उसका नाम एक बार लिख करके भेजिए, उसी के ऊपर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो मिल जाएगी और 1-2 दिन अपलोडिंग में लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर बने रहिए, अपने फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, और बढ़िया तरीके से अपनी नींद लीजिए, नींद कंप्लीट कीजिए, ज्यादा टेंशन देनी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं?
और जितना आपने पढ़ा है उसी को बस अच्छे से कंठस्थ कीजिए। ठीक, जय हिंद।